सही, द पेपर इज March 19 पेपर 3 वेरिएंट 2। सही, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, अ प्रोजेक्ट हैज अ सोशल कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। तो सोशल कॉस्ट इसने मुझे जो दी हुई है वो 100 मिलियन की दी हुई है। प्राइवेट कॉस्ट इज ऑफ 40 मिलियन। फिर इसने बोला हुआ है एक्सटर्नल बेनिफिट इज ऑफ 20 मिलियन। तो एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो कितना है, 20 मिलियन। प्राइवेट बेनिफिट जो है वो इसने मुझे नहीं दिया हुआ। इसने मुझे क्या नहीं दिया हुआ, प्राइवेट बेनिफिट नहीं दिया हुआ। सही है। अच्छा, प्राइवेट बेनिफिट जो है वो मैं कैसे निकालूंगा, इससे मुझे आगे एक और चीज दी हुई है, इट्स नेट सोशल वैल्यू इज 0। अब अगर मुझे नेट सोशल अमाउंट चाहिए ना, तो नेट सोशल अमाउंट का मतलब है सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी सोशल कॉस्ट 100 मिलियन की है और मेरे को सोशल बेनिफिट नहीं पता और मेरी नेट सोशल 0 है, तो मेरा सोशल बेनिफिट क्या होगा? मेरा सोशल बेनिफिट क्या होगा? 100 होगा। तो मेरा सोशल बेनिफिट अगर 100 मिलियन है, तो मेरा प्राइवेट बेनिफिट कितना होगा? 80 मिलियन। प्राइवेट बेनिफिट कितना होगा? 80 मिलियन। और एक और चीज़, एक्सटर्नल बेनिफिट मेरा कितना है? एक्सटर्नल कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है? एक्सटर्नल कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं ना, 60 मिलियन। यस। तो मेरे पास अब जितना भी डेटा था मैं मैक्सिमम निकाल सकता था, मैंने निकाल लिया। सही है। तो अब आंसर क्या होगा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्रोजेक्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले बोल रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट। क्या ऐसा ही हो रहा है? अगर आप नोटिस करो, मेरा एक्सटर्नल बेनिफिट 20 मिलियन है और मेरा एक्सटर्नल कॉस्ट 60 मिलियन है, तो इसका मतलब है यस, एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट। दूसरा क्या बोल रहा है, प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल कॉस्ट। बिल्कुल गलत। मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा है। प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट, ये भी गलत है। प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, जो कि इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा ए। तो सिंपल एमसीक्यू था मेरे का। तो 1A सही। 2, the diagram shows the cost and revenue curves of a firm. At which price does allocative efficiency, भाई allocative efficiency कहाँ पर होती है? MSP is equals to MSC, या आप कह सकते हो MC equals to price and price is equals to AR। तो allocative efficiency कहाँ पर हो रही है? इस पॉइंट पे जहाँ पर मेरा MC is equals to AR, that is मेरा A। सही है। तो one of the most simplest MCQ। अच्छा, Question 3, a government is considering improving the rail links in its country. It also has to choose one of 4 high-speed routes. सही है। The benefits and cost of each route are shown below. Which route should be chosen? अच्छा, जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे जिस प्रोडक्ट का सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है और पॉजिटिव डिफरेंस जो है ना वो सबसे हाईएस्ट है। सही है। पॉजिटिव डिफरेंस सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो मैं जो है वो सोशल बेनिफिट निकाल लेता हूँ। सबसे पहला सोशल बेनिफिट मेरा आएगा 34, उसके बाद मेरा आएगा 38, देन मेरा आएगा 30 और फिर आएगा 38। सही है। फिर मैं सोशल कॉस्ट भी निकाल लेता हूँ। ये मेरी आ गई 0.5, दिस इज माई 2, ये मेरा 1.2 और ये मेरा आ गया 6। सही है। फिर मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, डिफरेंस, नेट। तो नेट कैसे निकालूंगा, सबसे पहला मेरा आ रहा है 33.5, फिर मेरा आ रहा है 36, फिर मेरा आ रहा है 28.8 एंड देन मेरा आ रहा है 32। तो सबसे हाईएस्ट किधर आ रहा है नेट बेनिफिट? 36 में आ रहा है। सही है। सबसे हाईएस्ट मेरा नेट बेनिफिट किधर आ रहा है? 36 का आ रहा है। तो मेरा आंसर होगा बी। सही है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने सोशल बेनिफिट को, ये नेट कैसे निकला, ये मैंने सोशल बेनिफिट को सोशल कॉस्ट से माइनस करा है और जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव डिफरेंस है ना वो मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव डिफरेंस, ये हमेशा याद रखना। हाईएस्ट डिफरेंस होना बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन 4, द टेबल शोज द टोटल यूटिलिटी गेन्ड बाय कंज्यूमर एज दे कंज्यूम मोर एप्पल्स। तो इससे मुझे TU दिया हुआ और इससे मुझे एप्पल दिए हैं, तो क्या इस मदद से मैं MU निकाल सकता हूँ? तो सबसे पहला मेरा MU आएगा 10, देन मेरा आएगा 8, देन मेरा आएगा 6, देन इट विल बी 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 0। एट विच लेवल ऑफ कंजम्पशन वुड द मार्जिनल यूटिलिटी बी 0? तो 0 किधर होगा? 6 यूनिट पे, तो डी आंसर होगा। सही है। बहुत हल्के MCQ अब तक। क्लियर। जब भी TU वाला सवाल है ना, बराबर में MU का टेबल लास्ट भी बनाना है। सवाल में बोला हुआ है कि नहीं बोला हुआ, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ती है इसकी। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, in the indifference curve diagram at point M is the consumer's initial equilibrium. Point M is initial. J, K and JL are budget lines and MN is the substitution effect of a fall in price of good X. सही है। fall in price. If good X is a Giffen good, अगर मैं जहाँ तक Giffen good की बात है तो Giffen good का income effect outweigh करता है substitution effect को।
विच पॉइंट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आफ्टर द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। अच्छा, तो ये मेरा m आ गया, इसको मैंने कह दिया x, ये मेरा n आ गया, इसको मैंने कह दिया x1। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और इनकम इफेक्ट जो है वो इसको आउटपे करता है। तो इनकम इफेक्ट किधर आउटपे कर रहा है? पॉइंट ए पे आउटपे कर रहा है। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पर x2, तो आंसर होगा ए। सही है, क्योंकि आपका इनकम इफेक्ट आउटपे करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सही है। क्वेश्चन 6, सेलिना हैज एन इनकम ऑफ $100 एंड बाइज फूड एंड ड्रिंक। सही है, तो खाना जो है वो $2 का है और ड्रिंक जो है वो $1 की है। सही है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेंडिंग वुड सजेस्ट दैट सेलिना वांट्स टू सेव सम ऑफ हर इनकम। अच्छा, इनकम बच रही है, इसका मतलब है कि पूरे $100 खर्च नहीं हो रहे ना, मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है। अच्छा, अगर मैं 20 फूड खरीदता हूँ और एक फूड $2 का है, तो मेरी फूड की कॉस्ट क्या हो जाएगी? $40। क्या ये क्लियर है? $40 कैसे आया? तो मैंने क्या करा, 20 को मल्टीप्लाई बाय $2 कर दिया। सही है। इसी तरह यहाँ पर आएगा $60, यहाँ पर आएगा $80 और यहाँ पर आएगा $100। क्लियर? फिर मैं क्या करूंगा, ड्रिंक का निकालूंगा। एक ड्रिंक $1 की है, तो मैं क्या करूंगा, 50 मल्टीप्लाई बाय $150, ये मेरा आ गया $40, ये मेरा आ गया $20, ये आ गया मेरा $10। फिर मैं निकालूंगा टोटल, टोटल कितना जा रहा है 40 प्लस, तो ये मेरा आ गया 90, ये मेरा आ गया 100, ये मेरा आ गया 100 और ये मेरा आ गया 110। सही है, 110। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो है वो इनकम किधर बच रही है? मेरी इनकम बच रही है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि $90 है। सही है। बच्चे वेट कर रहे हैं दूसरी मीटिंग आईडी पे, तो वो तो बच्चों का मसला है ना यार, मैंने तो मैसेज पे भेज दिया था आईडी पासवर्ड। मैसेज पढ़ना होता है ना भाई, तभी तो भेजा है। सही है, तो मेरा आंसर होगा ए, क्योंकि ए में मेरी $90 आ रही है, तो इसका मतलब है मेरे पैसे बच रहे हैं। सही है। रोज का चेंज करिए, पहली बार चेंज हुई है बेटा। तो मतलब टाइप नहीं करना, पासवर्ड टाइप नहीं करना, इतनी सुस्ती है। क्लियर है 6A? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, तो डायग्राम शो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट किधर होता है मेरा? MC इज इक्वल्स टू MR। सही है, MC इज इक्वल्स टू MR। तो इनिशियली जो है प्रोड्यूसर मेरा होगा यहाँ पर। सही है, MC इक्वल्स टू MR, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है वो MC इज इक्वल्स टू MR। What would be the change in price if this monopolist change from profit maximizing? Profit maximizing is MC equals to MR और revenue maximization किधर है? MR 0। सही है, तो MR 0 मेरा अब आ गया यहाँ पर, ये मेरा MR 0 है। सही है, तो दिस इज माय MR 0। तो मेरी प्राइस जो है वो गिर रही है। सही है, तो प्राइस मेरी जा रही है R2S, तो मेरा आंसर होगा ए। सही है, अगेन बहुत सिंपल एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स मैक्स होता तो फिर यहाँ पर होता भाई, पर यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द गोल ऑफ फर्म एक्स इज टू मेक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट। भाई मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। सही है, ले रही ये चीज। खैर है तनवीर, अब ठीक है, 8 का भी है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। A monopoly firm makes, हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि वो कंटेस्टेबल की रेंज होती है ना, पॉसिबल है। अब देखो एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। देखो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है, अगर हम मोनोपोली का ग्राफ बनाते हैं, एक नॉर्मल ग्राफ, मोनोपोली का अगर मैं एक नॉर्मल ग्राफ बनाता हूँ और वहां पर अगर मेरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू पे आता है, ठीक है, पर कभी कभार ऐसा होता है, कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें मेरी क्वांटिटी सबसे हाईएस्ट किसी और पॉइंट पे आ रही होती है। सही है, तो जो मेन आपकी लॉजिक है आप वो लगाओ ना। जैसे मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। मैंने माना सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज नॉर्मल प्रॉफिट कुछ डायग्राम्स में, पर अगर मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दिखा दूं जिसमें क्वांटिटी मेरी सबसे ज्यादा आगे आ रही है और नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं आ रही,
ये नॉर्मली केसेस होते हैं कुछ डायग्राम में, मैं ऐसा सवाल दिखा दूंगा, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं हुआ करो। मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट इज प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि आप इतना प्रॉफिट कमाओ कि आप अपने शेयर होल्डर को खुश रखो, सिंपल। आपका शेयर होल्डर शिकायत ना करे, बस सेटिस्फाई कर दो आप उसको खाली। बिल्कुल असमंदर, सही है। अब मोनोपोली मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। एक मोनोपोली है जो कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन दिस? अ फर्म हैज अ डिक्रीजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, नहीं। द फर्म इज अ पब्लिक कंपनी विद न्यूमरस शेयर होल्डर्स, वरना तो फिर ये एलोकेटिव पे होता। द फर्म इज ओन्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं। द मार्केट इन दिस इंडस्ट्री इज हाईली कंटेस्टेबल, यस। अगर आपको याद हो हाईली कंटेस्टेबल मार्केट में क्या होता है, हाईली कंटेस्टेबल मार्केट में जो है आपके एब नॉर्मल प्रॉफिट जो हैं, आपके एब नॉर्मल प्रॉफिट जो हैं वो कम हो जाते हैं, आप नॉर्मल पे आ जाते हो। और अगर आप परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी के ऊपर हो, अगर आप परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी के ऊपर हो, तो आप किस पॉइंट पे ऑपरेट करते हो? आप ऑपरेट करते हो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू पे, क्योंकि वहां पर परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी होती है। मैं बहुत बड़ी चीज बता चुका हूँ, सही है। तो क्वेश्चन 9 का मेरा आंसर होगा डी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, the diagram shows the average fixed cost, average variable cost and average total cost curve faced by three firms X, Y and Z. DX, DY and DZ are the three respective demand curves. All three firms seek to make a profit. अच्छा, अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि डिमांड ऑफ एक्स देखो, तो डिमांड ऑफ एक्स अगर आप देखो तो मुझे बताओ DX पे क्या प्रॉफिट हो रहा है? DX पे कौन सा प्रॉफिट है? सिंपल सा सवाल। DX पे कोई प्रॉफिट है? शट डाउन है, लास्ट ऑपरेटिंग है, सब नॉर्मल है, क्या है? शट डाउन है, यस। DX इज शट डाउन, क्योंकि आप नोटिस करो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। DY की अगर मैं बात करता हूँ तो DY का प्रॉफिट क्या होगा? DY की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, थोड़ा सा इससे एवरेज फिक्स कॉस्ट का हो रहा है, तो सब नॉर्मल। और अगर मैं DZ की बात करता हूं तो पूरी एवरेज कॉस्ट कवर हो रही है, इसका मतलब है सुपर नॉर्मल। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। फर्म एक्स विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल, ये तो बात सच है। इसने बोला था कौन सी चीज गलत है, तो ये तो सच है कि भाई वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। फर्म वाई इज लाइकली टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन, क्या सच है ये? क्या फर्म वाई जो है वो सब नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में कमाएगा और शॉर्ट रन में मना कर देगा? बिल्कुल गलत, उल्टा होगा। ये बोलेगा कि मैं शॉर्ट रन में काम कर लूंगा पर लॉन्ग रन में काम नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट मेरी गलत है। फर्म वाई इज लाइकली टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन, यस। वो बोलेगा कि भाई शॉर्ट रन में मैं सब नॉर्मल कमा लूंगा पर लॉन्ग रन में मुझे जो है वो सब नॉर्मल नहीं चाहिए। फर्म Z विल चूज टू ऑपरेट बोथ इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यस, क्योंकि अगर फर्म Z को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो बोलेगा हाँ भाई शॉर्ट रन में भी ये दे दो, लॉन्ग रन में भी ये दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है, सही है। तो मेरा आंसर होगा बी, फर्म Y इज लाइकली टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन, क्योंकि इसने मुझे बोला था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस ऑल इट्स इनपुट फोरफोल्ड, अच्छा ये ईयर कौन सा है भाई? मार्च 19 ग्रुप को बता दो भैया, मार्च 19, और यहाँ भी लिखा हुआ है, सही है। वाई नॉट ए इन 10, फर्म एक्स विल नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, ये स्टेटमेंट सही है। इसने बोला था विच इज नॉट करेक्ट, बोल्ड से लिखा हुआ है ना, नॉट करेक्ट, सही है। फर्म एक्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, शट डाउन कर देगा, शॉर्ट टर्म में भी नहीं करेगा। When a firm increases all inputs, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी सवाल में ऐसी कोई चीज बोले ना कि वो all inputs को बढ़ा रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप all inputs को सिर्फ लॉन्ग रन में बढ़ा सकते हो, और लॉन्ग रन का मतलब है कि आप एक लार्ज फर्म हो, सही है, सिंपल सी बात। हमेशा याद रखना जब भी आप ऑल इनपुट बढ़ाते हो तो आप टू स्केल देखते हो, टू स्केल का मतलब होता है कि आप अपने सारे इनपुट्स को इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हो। टू स्केल का मतलब है आप अपने सारे इनपुट्स को इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हो। तो इसने अपने ऑल इनपुट्स को 4 फोल्ड बढ़ाया है, इसका मतलब है 4 फोल्ड का मतलब कि 400% से मेरे इनपुट्स बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? 400% से मेरे इनपुट्स बढ़ रहे हैं, सही है। तो अगर 400% से मेरे इनपुट्स बढ़ रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है आउटपुट इंक्रीजेस 3 फोल्ड, तो मेरा आउटपुट कितने से बढ़ रहा है? 300%। तो ये क्या हो रहा है? इनपुट ज्यादा से बढ़ रहा है, आउटपुट कम से बढ़ रहा है। इसका मतलब है मुझे रिटर्न्स जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, हमेशा याद रखना जब भी लॉन्ग रन का कोई वो होगा ना आंसर, तो उसमें टू स्केल लिखा हुआ होगा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर हो नहीं सकता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, और यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर बढ़ता है, ओनली वन फैक्टर, इसमें सारे इनपुट नहीं बढ़ते, और नॉर्मली जो है यहाँ पर लेबर वेरिएबल होता है। और एक और चीज याद रखना, यहाँ पर बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो ये भी लिख लेना, ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। लेबर सिर्फ वेरिएबल होता है, बाकी फिक्स होते हैं। क्लियर? Yes, D is for small firms. Diseconomies of scale, yes. अच्छा, अगर सिर्फ एक, चलो सिंपल सी बात, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता तो उसका क्या मतलब है? सिर्फ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, टू स्केल नहीं लिखा हुआ है। अगर सिर्फ डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर सिर्फ डिक्रीजिंग रिटर्न्स लिखा हुआ होता, टू स्केल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है शॉर्ट रन है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सही है। तो लॉन्ग रन में हमेशा टू स्केल का वर्ड यूज होगा, क्योंकि टू स्केल का मतलब ही ये होता है आप अपने इनपुट्स को बढ़ा रहे हो सबको। व्हाट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर अर्निंग? ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है? मिनिमम, इट्स बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, DEOS। फैक्टर एंटरप्राइज, फैक्टर एंटरप्राइज क्या होता है भाई? मेरा एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो इसके लिए ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? इसके लिए ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? एक्सेस प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट यस, रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, स्टार्टअप कॉस्ट नहीं। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अगर आपको, आप में से किसी को नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन पता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन है मिनिमम प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन है ये, मिनिमम प्रॉफिट टू स्टे इन द इंडस्ट्री। मिनिमम प्रॉफिट टू स्टे इन द इंडस्ट्री, सही है जी मीनार, सही है। इसने बोला भाई ट्रांसफर अर्निंग क्या है फैक्टर एंटरप्राइज की? ट्रांसफर अर्निंग का मतलब मिनिमम अमाउंट। एक वर्कर की ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? मिनिमम वेज, जिस पे वो काम करने के लिए तैयार है, सही है, लोएस्ट वेज जिस पे वो काम करेगा। तो एक फैक्टर एंटरप्राइज जो है वो जब तक ऑपरेट करेगा जब तक वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एक बार वो नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे आ गया वो बंद कर देगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन है मिनिमम प्रॉफिट टू स्टे इन द इंडस्ट्री। ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, सही है। ऑप्शन सी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल तो बेसिक मेरा रिटर्न है, ट्रांसफर अर्निंग नहीं है ये। मतलब इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा है मैं मिनिमम क्या कमा रहा हूँ, सही है। एक्सेस प्रॉफिट इज इकोनॉमिक रेंट, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। 13, अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स। नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप बहुत कम इनकम कमा रहे हो तो आपको सामने से टैक्स मिलेगा। द कर्व NT इन द डायग्राम शोज इनिशियल टैक्स स्केड्यूल। तो मेरा इनिशियल टैक्स स्केड्यूल जो है वो कुछ इस तरह का है, और मुझे अगर मैं इधर हूँ, मेरी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से नीचे है या जीरो है, तो मुझे जो है वो मिलेगा नेगेटिव टैक्स, सही है। आप नोटिस करो मैं अब आ चुका हूँ NT1 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब यहाँ से यहाँ आ गया हूँ। इसका मतलब कि पहले आप लोगों को कम फारिग बैठने पे पैसे दे रहे थे, अब आप लोगों को फारिग बैठने पे ज्यादा पैसे दे रहे हो, या कम पैसों पे कम इनकम कमा रहे थे उनको आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो। इसका मतलब है आपने जो है वो वर्क इंसेंटिव को जो है वो वीकन कर दिया है। एक तो लोग पहले ही काम नहीं कर रहे थे, अब आप उनको और नेगेटिव टैक्स दोगे तो वो और काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर आप नोटिस करो, पहले मेरी टैक्स की लाइन थी थोड़ी सी फ्लैटर, तो जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ रही थी तो टैक्स मेरा आहिस्ता 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 बढ़ रहा था। पर आप नोटिस करो अब मेरी टैक्स की लाइन हो गई है स्टीपर। इसका मतलब है अब इनकम बढ़ने पे मेरा टैक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल नाउ। तो मेरा आंसर होगा डी, सही है। तो ऐसे बहुत सवाल आते हैं। क्लियर? लेस क्यों होगा? मोर इक्वल होगा, क्योंकि आप अब पहले तो इस बंदे से ये इतने पैसे कमा रहा था, पहले आप इस बंदे से इतना टैक्स ले रहे थे, अब आप इसी इनकम पे इतना टैक्स ले रहे हो, तो ज्यादा टैक्स ले रहे हो ना, मोर इक्वल। वर्क इंसेंटिव क्या था? वर्क इंसेंटिव इज बेसिकली कि भाई बंदा काम करने के लिए मोटिवेशन किया है उसके पास। अगर आप उसको फारिग बैठने में ज्यादा पैसा दोगे तो वो काम क्यों करेगा?
In which labor market diagram is the economic rent? What is economic rent? Economic rent diagram से बता रहा हूँ economic rent क्या होता है. Economic rent is the area above the supply below the market wage. Area above the supply below the market wage. मुझे बताओ क्या डायग्राम ए में कोई इकोनॉमिक रेंट होगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या डायग्राम ए में कोई इकोनॉमिक रेंट होगा बिलो दी सप्लाई? तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है. यहाँ पर ये इकोनॉमिक रेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. इस डायग्राम में ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक रेंट है क्योंकि ये एरिया अबव दी सप्लाई कर रहा है. और इस डायग्राम में ये मेरा इकोनॉमिक रेंट है और ये मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रेंट किधर आ रहा है? सी में आ रहा है. तो सी आंसर होगा. डेफिनेशन याद कर लो, बट डेफिनेशन इससे हो जाएगा. सही है. कंटेंट याद होना चाहिए, ज्यादा एमसीक्यूज करने से कुछ नहीं होता, कंटेंट याद होना चाहिए. Which statement about government intervention is correct? Government failure may result from policies that have unintended side effects. Yes, government failure बहुत possible है. हर पॉलिसी में गवर्नमेंट फेलियर पॉसिबल है. सब्सिडी मैंने दे दी, मैंने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट फेलियर. टैक्स मैंने लगाया, इससे वर्क इंसेंटिव कम हो गया, गवर्नमेंट फेलियर. सही है. इसी तरह बहुत चीज़ें होती हैं जिस तरह कभी कभार गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल कर जाती है. गवर्नमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द एक्सिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी. गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई, मसला नहीं है इसमें. इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, inefficient government policies mean that the market system will be a better at resource allocation. भाई market system is never better at resource allocation क्योंकि वहाँ पर हमेशा under over allocation होगी. तो government ही better option होता है. mixed economy basically. Market failure means that the government action will necessarily improve the situation. बिल्कुल जरूरी नहीं है. गवर्नमेंट कभी कभार मामला खराब भी कर देती है. सही है. तो हमेशा improve नहीं करती वो. सही है. Fair? ये डेफिनेशन है, देख लो भाई. The government introduces the minimum wage above the equilibrium market wage. तो मिनिमम वेज का ग्राफ क्या होता था? दिस इज माय डिमांड, दिस इज माय सप्लाई, ओरिजिनल वेज. और ये आ गया. सही है. तो वेज, क्वांटिटी ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर और इक्विलिब्रियम. मैंने मिनिमम वेज लगा दी तो मेरी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर यहाँ पर आ गई और क्वांटिटी सप्लाइड इधर आ गई. सही है. तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर इधर है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इधर है. सही है. अच्छा. All those initially in employment will receive the new guaranteed minimum wage. गलत. आप नोटिस करो, पहले मेरी एम्प्लॉयमेंट थी QL पे, अब मेरी एम्प्लॉयमेंट हो रही है QDL पे. तो पहले मेरी थी QL पे, अब मेरी हो रही है QDL पे. इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे सबको ज्यादा वेज नहीं मिल रही, क्योंकि होता ये है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं ना उनकी भी जॉब चली जाती है बेचारों की. क्योंकि आप नोटिस करो, पहले मेरी एम्प्लॉयमेंट ये थी, अब मेरी एम्प्लॉयमेंट ये हो गई है. तो जो बेचारे पहले भी काम कर रहे थे अब वो भी काम नहीं कर पा रहे, और फिर उल्टा जो मार्केट में नहीं भी आते उनको भी काम नहीं मिलता. तो हमेशा याद रखना, ये मेरी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है. ये जो QDL और QSL का गैप है ना, ये मेरी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है. और ये QL से QDL बता रहे हैं कि जो बेचारे करंट काम कर रहे थे उनकी भी जॉब चली गई. सही है. तो इस हिसाब से मेरा आंसर होगा डी. सम लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब. जो बेचारे ऑलरेडी जॉब में थे उनकी भी जॉब जाएगी. सही है. Fewer of those not already in employment will enter the labor force. लो पेड वर्कर्स की बात कर रहा है ना ये, लो पेड वर्कर्स की. तो लो पेड वर्कर्स के हिसाब से आंसर डी होगा. सही है. एक बार देख लो ये. सही है. कोई मसला? क्लियर? ए क्यों नहीं है बेटा? मैंने बोल तो रहा हूं कि भाई ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है सबकी वेज नहीं बढ़ेगी, उनकी जॉब जाएगी. सबकी नहीं बढ़ सकती ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगी. MRP थ्योरी बोल रहे हैं ना, नॉर्मल बेसिक डायग्राम बनाना है. बेसिक जब तक मोनॉप्स नहीं बोले ना नहीं बनाना वो. और मिनिमम वेज का बेसिक ग्राफ यही होता है. 17
The diagram shows the market for a good that creates a negative externality. Negative externality का मतलब है external cost. Negative externality का मतलब है external cost. Negative externality का मतलब है external cost, third party cost. अच्छा, इनिशियली ये ऑपरेट कर रहा है Q1 पे. इनिशियली ये ऑपरेट कर रहा है Q1 पे. तो Q1 पे मतलब है मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ. तो मैं इनिशियली Q1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ. Q1 पे ऑपरेट करने का मतलब ये हुआ कि आप नोटिस करो कि Q1 पे मेरी मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर रही है. मेरी मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर रही है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को. इसका मतलब है कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मेरा एक्सटर्नल कॉस्ट है. ये चीज़ क्लियर है. अब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है, तो गवर्नमेंट टैक्स किसके इक्वल लगाएगी? एक्सटर्नल कॉस्ट के इक्वल टैक्स लगाएगी. ऐसा ही होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट के इक्वल टैक्स लगाएगी. तो मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है? Vx. सही है, Vx. तो B आंसर होगा. अच्छा, ये जो है ना इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था आपको. ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इसने. ये ऊपर सब इग्नोर करो, आपको सिर्फ ये कंटेंट देखना है. सही है. हमेशा सवाल को इस चीज से पकड़ा करो. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? एवरेज एक्सटर्नल कॉस्ट कैसे मेजर किया है? एमएससी और एमपीसी का फर्क क्या होता है? एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस क्या होता है? ये जो एमएससी एक्सीड करता है एमपीसी को किस अमाउंट से करता है? एक्सटर्नल कॉस्ट के अमाउंट से करता है. क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 18. The diagram shows the production possibility frontier (PPF). The economy is initially at point X. The economy is initially at point X. If the economy achieves actual economic growth but not potential growth, what would be the final position B? मुझे बताओ अगर एक्चुअल ग्रोथ हो रही है तो कहाँ पर हूँ मैं? X से B पे आ जाऊंगा. मैं जब पीपीसी की तरफ जाता हूँ तो ये मेरी एक्चुअल ग्रोथ होती है. अगर मैं पीपीसी से आगे निकल गया तो ये पोटेंशियल ग्रोथ है. सही है. तो बी मेरा आंसर होगा एक्चुअल ग्रोथ. क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगर मैं पीपीसी की तरफ जा रहा हूँ तो एक्चुअल ग्रोथ है. अगर मेरा पीपीसी शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ तो ये पोटेंशियल ग्रोथ है. सही है. तो एक्चुअल ग्रोथ का मतलब होता है, एक्चुअल ग्रोथ का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना. पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका एलआरएएस जो है ना वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. सही है. क्वेश्चन नंबर 19. सी भी पोटेंशियल में काउंट होगा क्योंकि पीपीसी के बाहर है. मतलब उसमें पीपीसी शिफ्ट नहीं हो रहा. सी वैसे इररिलेवेंट पॉइंट है. द इंफॉर्मेशन तो वो तो फिर पीपीसी पे ही है ना, वो की ग्रोथ थोड़ी है, उधर ही है. द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम अ कंट्री नेशनल इनकम अकाउंट्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट? अगर आपको नेशनल इनकम एट फैक्टर ऑफ कॉस्ट याद हो तो आप जीडीपी में क्या करते हो? जीडीपी के अंदर आप माइनस कर देते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट को. आप जीडीपी से इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दोगे और सब्सिडी को ऐड कर दोगे. तो ये आपका सी है, ये आई है, ये जी है, एक्स और ये एम. इस डेटा से पहले जीडीपी निकालो, फिर इस जीडीपी में जो है आप 80 को जो है वो माइनस करोगे और 40 को ऐड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी. तो क्या आंसर आ रहा है? 410. तो ए आंसर होगा. सही है. अच्छा, कभी कभार सवाल में ऐसा होता है, रिसेंट पेपर में आया था, उसने जो है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई थी. सही है. उसने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई थी और अगर ये मुझे कह रहा है कि मुझे बता दे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, तो फिर क्या करोगे? अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे लाना है तो क्या करोगे? उल्टा करोगे. इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, माइनस करोगे सब्सिडी को. यस. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब बेसिकली जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट मेरी इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती है और सब्सिडी की वजह से आर्टिफिशियली डिक्रीज हो जाती है. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल कॉस्ट पे चाहिए ना तो मुझे ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के साथ थोड़ी धतिंग करनी पड़ेगी, फिर मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आएगी. सही है. तो ये मेरा आंसर ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 20. वो विच सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन रियल जीडीपी? अगर आप रियल जीडीपी को इनकम मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे? आप रेंट को लोगे, आप वेजेस को लोगे, आप जो है वो इंटरेस्ट को लोगे और आप जो है वो प्रॉफिट को लोगे. तो ये चार चीजें आपकी इनकम मेथड में जीडीपी में आती हैं. सही है. पेंशन पेड टू रिटायर्ड पीपल इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी. तो ये नॉट काउंटेड इन जीडीपी होता है क्योंकि इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता. पेंशन से, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से, ट्रांसफर पेमेंट से, मीन टेस्टेड बेनिफिट से, इन सारी चीज़ों से कोई मेरा आउटपुट जनरेट नहीं होता, तो ये मेरी जीडीपी का पार्ट नहीं होते. प्रॉफिट
is part of GDP, rent is part of GDP, wages is part of GDP. सही है? And interest is also part of GDP. 21 yes बिल्कुल. Income method में basically आप factor of production की income को add करते हो. Which adjustment to real GNP per head might make it more reliable indicator when comparing standards of living in different countries? सही है. तो इसने मुझे दिया हुआ है real GNP per head और कह रहे हैं कि real GNP per head में और reliable कैसे करूँ इसको. Adjustment to allow for differences in the level of government spending, ये already real GNP per head का part होता है. Adjustment to allow for differences in the rates of inflation, ये already real GNP का part है क्योंकि real का word आ रहा है. Inflation adjusted allow for differences in the size of hidden economy, ये GNP का part नहीं होता. तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो hidden economy भी मेरी सामने आ जाएगी जिसकी वजह से कंपैरिजन और बेहतर हो जाएगा. अब आप पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाकिस्तान में अंडरग्राउंड इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी बहुत बड़ी है. सही है. आए दिन लोगों के अगर से पैसे मिल रहे होते हैं यहाँ पे. सही है. एडजस्टमेंट टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये भी मेरे जीएनपी पर हेड का पार्ट है. सही है. क्लियर? कोई मसला? हिडन इकोनॉमी जो जीडीपी की काउंटिंग में नहीं आता, जो ये ट्यूशन इंडस्ट्री की है. ट्यूशन इंडस्ट्री हिडन इकोनॉमी. मैंने अपने भाई को ट्यूशन पढ़ा दी. ये हिडन नहीं है, ये वैसे काउंट नहीं होता. सही है. हाउस वाइफ का काम हो गया ये सारी चीजें. यस, कैश बेस्ड काम, सारा कैश बेस्ड काम. यस. व्हाट डज कुज़नेट्स कर्व रिप्रेजेंट? भाई कुज़नेट्स कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कुज़नेट कर्व होता है. यहाँ पर आप गिनी कोफिशिएंट लिखते हो, ये आपकी इनइक्वालिटी लिखते हो. यहाँ पर आपका आ जाता है इनकम पर हेड. तो ये इनइक्वालिटी बताता है चेंजेस इन इनइक्वालिटी ओवर टाइम. सिंपल. HDI अलग होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अलग होता है, लोरेंट्ज कर्व तो पूरा ही अलग होता है. सही है. In an open economy with the government sector, the marginal MPM is 0.3, MPM is 0.3, MPT is 0.3, MPS is 0.2. तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है MPS प्लस MPT प्लस MPM. तो क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.2. तो क्या आ रहा है मल्टीप्लायर? बताओ भाई. मल्टीप्लायर क्या आ रहा है? 1.25. तो ये आंसर है. सही है. सिंपल, तो बहुत सिंपल था. ठीक है. 24. The information in the table is taken from a country's national income accounts. What is the value of import? आपको AD दिया हुआ है, नेशनल इनकम C दिया हुआ है, I दिया हुआ है, G दिया हुआ है, X दिया हुआ है. M क्या होगा बताओ? B. सिंपल. सिर्फ आपको क्या करना है? बेसिक इक्वेशन बनानी है. C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ठीक है. क्लियर? 24. 25. The central bank of a country creates cash. कैश छाप रहा है बकायदा, तो मनी सप्लाई तो बढ़ेगी. To purchase government bonds from the commercial banks. What is this called? क्या है भाई ये? Quantitative easing. Yes. मनी सप्लाई का बढ़ना. Simple. Which row shows characteristics of a fast growing emerging economy? तो GDP per head should be ज़्यादा, birth rate should be falling, household saving ratio should be ज़्यादा. सही है. क्योंकि सेविंग रेशियो ज़्यादा होगा इसका मतलब है लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. तो आंसर होगा C. सही है. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज बेसिकली मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. सही है. ये होता है कि जब आप लेट से मनी सप्लाई को बढ़ाते हो, इंटरेस्ट रेट को गिराते हो, कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो दिस इज जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, मॉनेटरी पॉलिसी. सही है. ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा है मुझे. एक डेवलपिंग कंट्री में, एक डेवलप्ड कंट्री में बर्थ रेट डिक्रीज होता है. सही है. क्योंकि वहाँ पर सेक्स एजुकेशन मिलती है. ठीक है. यहाँ नहीं मिलती. यहाँ पर बिकन हाउस की बुक में रिप्रोडक्शन का टॉपिक ही नहीं है. सही है. तो 26 का बर्थ रेट एक डेवलपिंग कंट्री में हमेशा फॉलिंग होता है. सही है. तो 26 का आंसर C है. क्लियर?
कोई मसला? (27) विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ भाई, अगर रीट्रेनिंग फैसिलिटी दोगे इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी. A significant increase in indirect tax. Indirect tax is basically, इससे मेरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी. सही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि परचेजेस कम होंगी. सही है. द इम्पोजिशन ऑफ सेलेक्टिव इंपोर्ट कंट्रोल. अगर आप इंपोर्ट पे कंट्रोल लगाओगे तो इसका मतलब है डोमेस्टिक इंडस्ट्री मेरी बूस्ट करेगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. एंड इंक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर डेफिसिट. पब्लिक सेक्टर डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इससे भी मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो कम होगा. तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ किस में बढ़ रही है, ऑप्शन बी में बढ़ रही है. सही है. जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी. क्लियर? 28. A government in a developed economy wishes to reduce cyclical unemployment. Cyclical unemployment क्या होती है? जब एग्रीगेट डिमांड मेरा गिर रहा होता है. Which policy is likely to be the most effective? Decrease government expenditure. गलत, contractionary policy है. Decrease in budget deficit. गलत, contractionary policy है. Increase government expenditure and decrease income tax. Yes, expansionary fiscal policy. इंक्रीज बजट सरप्लस का मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, बजट सरप्लस बढ़ रहा है. सही है. तो मेरा आंसर होगा सी 28 का. सही है. एन इकोनॉमी अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मनी सप्लाई बढ़ाई है, इंटरेस्ट रेट को गिराया है, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट भी साथ में बढ़ेगा, बल्कि एक्सचेंज रेट भी गिरेगा. तो इससे भी मेरा 80 बढ़ेगा. A result of this policy is that the consumer price index rises at an accelerating rate. इसका मतलब है कि मेरी इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है. इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग रेट पे बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग रेट पे बढ़ रही है. इसका मतलब है मेरी गवर्नमेंट ने जो है वो मस्ती करी है और उसका लेट से नायरू चल रहा था, लेट से उसका नायरू चल रहा था 5%. गवर्नमेंट को मस्ती चली है और ये इस नायरू को भी कम करने की कोशिश कर रहा है. अगर इसने इस नायरू को कम करने की कोशिश करा ना तो इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेलरेटिंग रेट से बढ़ेगी. तो ये मुझे मेरा फिलिप्स कर्व शो करता है. सही है. यस, मॉनिटर से मना किया था, नहीं करो मस्ती. सही है. क्लियर? In country X, the government aims to protect jobs. In country X, the government aims to protect jobs. Which policy is most likely to succeed? A decrease in restrictions on immigrant labor. इससे क्या होगा? नहीं होगा ना, obviously. A decrease subsidies to domestic producers. Domestic producer की सब्सिडी कम कर दोगे, इससे तो जॉब चली जाएंगी. An increase in general tariff. Yes, अगर आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करोगे तो इससे जो है आपकी डोमेस्टिक जॉब्स भी प्रोटेक्ट होंगी. रिमूव कोटाज ऑन इंपोर्ट्स. इससे मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो जॉब्स जाएंगी. सही है. तो मेरा 30 का आंसर होगा सी. क्लियर?